नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम आदिकाल की समय सीमा, विद्वानों के द्वारा किए गए नामकरण, लेखन शैलियाँ और प्रथम कवि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व 5 क्लासें हो चुकी है, जिससे हमने इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ, विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएँ, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहासकार और उनकी रचनाओं का विस्तार से अध्ययन किया, और जिसके लिए आप हमारी पूर्व कक्षाएं देख सकते हो। चलिए आज शुरू करते हैं। आदिकाल। आदिकाल की जो समय सीमा है सर्वमान्य रूप से वो 1000 से 1350 ईस्वी तक। उसके बाद अलग अलग विद्वान हुए, उन्होंने शोध के आधार पे, तर्कों के आधार पे जो रचनाएं मिली है, उपलब्ध हुई है, जो कवि उनको उपलब्ध हुए हैं, उनके आधार पे अलग अलग सीमाएं बताई है, जिसका अध्ययन हम थोड़े बहुत रूप में पूर्व में कर चुके हैं। आज उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ग्रियर्सन जी ने जो आदिकाल की समय सीमा बताई है वो 643 ईस्वी से प्रारंभिक सीमा और 1400 ईस्वी तक मानी है। मिस्र बंधुओं ने 643 से ही 1387 ईस्वी तक मानी है। राहुल सांकरतायन जी ने 760 से 1300 ईस्वी तक की मानी है। शुक्ल जी ने 993 से ईस्वी से ही 1318 ईस्वी तक। रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो प्रारंभिक सीमा मानी आदिकाल की वो 1000 और अंतिम सीमा 1343 तक। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सीमा मानी है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल का माना है। नगेंद्र जी ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक का जो समय है वो आदिकाल माना। उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त आ जाते हैं। 1184 से आदिकाल के प्रारंभिक सीमा मानते हैं और 1350 ईस्वी आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राम कुमार वर्मा जी की। इन्होंने विक्रम संवत 750 विक्रम संवत से विक्रम संवत 1000 तक की जो सीमा है उसको आदिकाल की सीमा मानी है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो था सीमा निर्धारण। अब आते हैं नामकरण पर, यानी आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल कहा, और साथ में ये भी कहा कि जिस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है उसको आदिकाल भी कहा जा सकता है। उसके बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने पहली बार आदिकाल को आदिकाल कहा और ये नाम सभी ने स्वीकार किया। उसके बाद विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं। उन्होंने आदिकाल को बीज बप्पन काल कहा। रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल और चारण काल कहा। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। ये ध्यान से देखें, गणपति चंद्र गुप्त और मिस्र बंधुओं में कन्फ्यूजन रहता है। तो मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा। ग्रियर्सन जी ने जो आदिकाल को नाम दिया वो चारण काल किया। रामकुमार वर्मा ने चारण काल और अपभ्रंश काल दोनों कहा था। चारण काल और संधि काल दोनों कहा था, जबकि ग्रियर्सन जी ने सिर्फ चारण काल कहा। राहुल सांकरतायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काव्य काल कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने अपभ्रंश काल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का है।
डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ जी ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है, बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने जय काव्य काल कहा। रामखिलावन पांडे जी ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी ने भी संक्रमण काल कहा और मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल के नाम से पुकारा। उसके बाद हम बात करते हैं जो अन्य इतिहासकार, जिसमें शंभुनाथ जी है। शंभुनाथ जी ने आदिकाल को प्राचीन काल कहा। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहकर पुकारा। राम प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को संक्रांति काल कहा। शैलेश जेदी जो विद्वान हैं, उन्होंने आदिकाल को आविर्भाव काल नाम दिया था। उसके बाद हरीश जी ने जो आदिकाल है उसको उत्तर अपभ्रंश काल कहा। बचन सिंह जी ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय कहा। उसके बाद विद्वान श्याम सुंदर दास जी आते हैं, जिन्होंने आदिकाल को वीर काल और अपभ्रंश काल कहा। ये तो थे वो विद्वान जिन्होंने अपने तर्कों के आधार पे आदिकाल का अलग अलग नामकरण किया, जबकि आदिकाल नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था वो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, सर्वमान्य है। उसके बाद हम बात करेंगे आदिकाल लेखन शैलियाँ, जिसमें आदिकाल की दो मुख्य लेखन शैलियाँ प्रचलित थी। एक शैली थी डिंगल शैली और एक शैली थी पिंगल शैली। डिंगल शैली कौन सी शैली थी? डिंगल शैली वो शैली थी जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के शब्दों को मिलाकर जो लिखा जाता था वो डिंगल शैली थी। इसमें कठोर शब्दों की अधिकता रहती थी, कठोर कर्कश शब्द अधिकतम आते थे, इसलिए इस भाषा को डिंगल शैली कहा गया। दूसरी है पिंगल शैली। पिंगल शैली में अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था और ये कोमल कांत शब्द थे। इसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है और वो शैली थी पिंगल शैली। इस तरह से इन शैलियों में ही काव्य की रचनाएँ की गई। अब हम बात करते हैं आदि, जो हिंदी में आदि कवि है, या कह दें कि सर्वप्रथम जो कवि हुए हैं। सभी विद्वान हैं, वो किसी भी एक पर मत नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वमान्य जो मत है वो राहुल सांकृत्यायन जी का है। सरहपाद या सरापा 769 ईस्वी में जो कवि हुए हैं उनको सभी है वो प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। इसके अलावा सभी विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने तर्कों के आधार पे अलग अलग लेखकों को प्रथम कवि माना है। जिसमें राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो उन्होंने स्वयंभू को 693 ईस्वी का जो कवि है उसको सर्वप्रथम कवि माना। शिव सिंह सेंगर जी की बात करें तो पुष्य या पुण्य कवि जो 10वीं शताब्दी में हुए। गणपति चंद्र गुप्त जी की बात करेंगे तो ये शालिभद्र सूरी को जो 1184 ईस्वी में हुए उनको ही पहला कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है, जो कि 13वीं शताब्दी में हुए। डॉक्टर बचन सिंह जी ने विद्यापति को प्रथम कवि माना है, जो कि 15वीं शताब्दी में हुआ है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी की बात करें तो उन्होंने राजा मुंज को, जो कि 993 ईस्वी में हुए, उनको हिंदी का पहला कवि माना। आचार्य शुक्ल जी ने भी 993 ईस्वी में हुए राजा मुंज और भोज को प्रथम कवि माना है। अब हम बात करते हैं, ये तो थे पहले कवि। पहली रचना कौन सी है? क्या पहले कवि के द्वारा लिखी गई कोई पहली रचना होगी? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि जो कवि सरापा माना है उनकी पहले कोई व्यवस्थित रचना नहीं मिलती है। सबसे पहले जो व्यवस्थित रचना मिलती है वो हिंदी साहित्य की, हम उसको सर्वप्रथम रचना कहेंगे, वो है श्रावकाचार। आचार्य देवसेन के द्वारा 933 में रचित है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 933 में रचित
आचार्य देवसेन के द्वारा श्रावकाचार जो रचना है तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना स्वीकार की जाती है। इस रचना में 250 पद है, जिसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस तरह ये प्रथम रचना है और प्रथम लेखकों के या प्रथम आदि कवियों के बारे में हमने पढ़ा। इस तरह आज छोटी क्लास ज़रूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार इनसे प्रश्न सीधे के सीधे उठाए जाते हैं, इसलिए इस क्लास को जो भी तथ्य हैं उनको अच्छी तरह से याद करें, अच्छी तरह से उनको नोट करें। और अब हम आगे जो शुरू करेंगे अगली क्लास में, उसमें आदिकाल के जो विशेष तथ्य होंगे, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और उसके बाद प्रवृत्तियों में जो राष्ट्र साहित्य है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, जैसे कि इसका लाभ अन्य साथियों को भी मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।